साथियों नमस्कार। मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप लोग जानते हो, यह हमारा ज्ञान विभव का सीटेट मंच है, एक मंच है। आज हम इस पे सीटेट दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए जो हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को लेकर चला है, आज हम उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम चलते हैं अपने आज के इस क्लास पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग बिलोंग फ्रॉम द अमेरिका, ही इज अ यूएस साइकोलॉजिस्ट। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बाल विकास यानी विकास के सिद्धांत में मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या इस सिद्धांत को विकसित किया। और लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, ये किससे इंस्पायर हुए? ये आ, ये जीन पियाजे से इंस्पायर हुए, यानी कि उनसे उनके कार्यों से प्रेरणा ली और नैतिक विकास को गहराई से समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोहलबर्ग जी जो इंस्पायर हुए जीन पियाजो से, इंस्पायर हुए उनके कार्यशैली से, उनके बातों से, उनकी थ्योरी से इंस्पायर होकर, और बाल विकास के नैतिक विकास के यानी कि मोरल डेवलपमेंट को बड़े ही गहन अध्ययन से समझने का प्रयास किया। और अंततोगत्वा उन्होंने एक नई थ्योरी अपनी डेवलप की, जिसका नाम बाद में क्या पड़ा? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर और 6 चरण दिए, यानी कि 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस इन्होंने इन्वेंट किया। जिसमें पहला क्या है आपका? पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। और फिर दूसरा आपका है कन्वेंशनल लेवल, यानी कि परंपरागत स्तर। और फिर तीसरा जो आपका आता है वो क्या है? उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब इन सब के इनके दो दो चरण दिए। जैसे प्री कन्वेंशनल के लिए दो, कन्वेंशनल के लिए दो, और उत्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल के लिए भी दो दिए इन्होंने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्व परंपरागत यानी कि, या फिर पूर्व संप्रेरणात्मक स्तर, या फिर प्री कन्वेंशनल लेवल में जो इन्होंने दिए 2 स्टेजेस, वो क्या थे। तो फर्स्ट वन इज, पहला हमारा क्या था मित्रों? दंड और आज्ञाकारिता, यानी कि दंड और आज्ञाकारिता क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, इस चरण में होता क्या है? बच्चे जो होते हैं वो मतलब कोई भी कार्य या फिर कोई भी रूल्स इसलिए फॉलो करते हैं ताकि उनको दंडित ना किया जाए, या फिर वो कोई कार्य तब करते हैं या उनको दंड या पुरस्कार, यानी कि या तो उनको पनिशमेंट ना मिले या उनको कुछ पुरस्कार मिले। समझ रहे ना? तो ये जो स्टेज होता है किसके बेस्ड होता है? किसी न किसी क्रियात्मक बेस, यानी कि या पनिशमेंट बेस होता है या फिर पुरस्कार बेस होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आप में से कोई भी होंगे, सपोज कीजिए राजू एक छोटा बच्चा है। वह एक दिन अपने बगीचे में सेब तोड़िया। एक दिन क्या किया? अपने बगीचे से सेब तोड़ा। और तब उसकी माँ ने कहा, राजू तुमने बिना अनुमति के सेब क्यों तोड़ा? अब क्या ध्यान दीजिए, राजू की माँ क्या करी है? बिना आज्ञा के क्यों सेब तोड़ा? राजू ने डरते हुए क्या कहा कि मैंने गलती की माँ, मुझे माफ कर दो। वो माफी मांगने लगा, लेकिन मुझे सजा मत देना। राजू ने क्या किया? राजू ने यह माना कि यह गलत था, सिर्फ इसलिए कि उसे सजा का डर था, क्योंकि उसकी माँ ने क्या कहा था? आपने पूछा क्यों नहीं? तो इस चरण में बच्चे केवल सजा से बचने के लिए क्या करते हैं? कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उनका नैतिक निर्णय लेना दंड या पुरस्कार पर आधारित होता है। ठीक है, अब सेकंड वन क्या है? व्यक्तिगत लाभ।
यानी कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है, व्यक्तिगत लाभ या फिर इनाम अभिविन्यास या फिर पुरस्कार के दृष्टिकोण से भी होता है। यहाँ बच्चे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं। क्या करते हैं, बच्चे को कोई कार्य, जैसे उनको लगता है कि यार ये कार्य करूंगा तो पुरस्कार मिलेगा, पेन मिलेगा, पेंसिल मिलेगी, टॉफी मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। अब बच्चे मानते हैं कि विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, या विभिन्न कार्यों के लिए वे विभिन्न दृष्टिकोण बच्चे स्वयं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए टीना और रिया खेल रही थी। टीना ने रिया से कहा मैं तुम्हें अपना टॉफी दूंगी अगर तुम मुझे अपनी गुड़िया खेलने के लिए दोगी। यानी कि क्या कह रही है, टीना क्या कह रही है, पुरस्कार रूप में कह रही है कि अगर तुम मुझे अपना गुड़िया खेलने को दोगी तो मैं तुम्हें एक टॉफी दूंगी, ठीक है। और रिया मान गई, दोनों ने चीजों का आदान प्रदान कर लिया। रिया ने अपनी गुड़िया दे दी और टीना ने उसको एक टॉफी दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस चरण में बच्चे अपने निर्णय का आधार लेते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, यानी कि व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं, ठीक है। दोनों समझ गए, पहला दंड का है, दूसरा व्यक्तिगत लाभ का। तीसरा आपका आता है जो संप्रेरणात्मक या फिर परंपरागत स्तर या फिर कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इन दिस लेवल आल्सो हैव अ टू स्टेजेस, ठीक है। पहला अच्छे संबंध यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, यही पर अच्छा आता है कि अच्छा बच्चा बनना, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना। अब फोर्थ वन है क्या है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो अच्छे संबंध वाले में देखते हैं, अच्छे संबंध में हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा संबंध हमारा क्या है कि मतलब अच्छा लड़की या अच्छा लड़की, अच्छा लड़का या अच्छे लड़की बनना होता है इस संबंध में, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो कि मैं हूँ नीरज, मैं अपनी माँ या दादी की मदद कर रहा था और सब उसे देखकर खुश हो रहे थे। तो मेरी दादी ने कहा कि तुम कितने अच्छे लड़के हो, सभी तुम्हारी तारीफ करते हैं। समझ गए ना, कि मैं अपनी दादी का हाथ, किसी काम में हाथ बटा रहा था और लोग मुझे देखकर तारीफ कर रहे थे। फिर दादी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, देखो सब तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। अब मैं सुनकर जाहिर सी बात होऊंगा कि अच्छा खुशी होऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है, और मैं भाई अच्छा लगेगा ही मुझे। तो इस चरण में हम कोई काम इसीलिए करते हैं या फिर बच्चा इसीलिए करता है ताकि उसे लोग अच्छा समझें, उसकी सराहना करें, यानी कि व्यक्तिगत संबंध अच्छा हो, एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की लोग समझें, ठीक है। इस चरण का मोटिव यही है। अब होता है चौथा जो आता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, इसलिए समझ गए अच्छा लड़का लड़की। अब आता है फोर्थ वन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। यहां व्यक्ति कानून और नियमों का पालन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है। उसको यह ज्ञात होता है, वह तार्किक समझ लेता है कि समाज की भलाई के लिए नियमों का पालन आवश्यक है, तभी उसको समाज में एक अच्छा व्यक्ति माना जाएगा, लोग उसको फॉलो करेंगे और लोग उसका एग्जाम्पल देंगे। इससे बच्चा भी क्या होगा, खुश होता है, ठीक है। आप लोग समझो जैसे कि भाई क्या है कि रोहित, एक लड़का मान लो रोहित है, उसके दोस्त सड़क पर क्रिकेट खेल रहे थे। तभी पुलिस आई और कही कि यह सड़क पर खेलना मना है, ठीक है, आप नियम तोड़ रहे हैं। रोहित ने तुरंत खेलना बंद कर दिया और अपने दोस्तों से भी कहा कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए, हम सड़क पर नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस चरण में बच्चे सही और गलत को कानून और नियमों के संदर्भ में समझते हैं और उनका पालन करते हैं, जिससे उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या हो, अच्छी बनी रहती है। तो समझ गए ना कि यह चरण क्या होता है, व्यक्ति के कानून और नियमों का पालन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है। और बच्चा अच्छी तरीके से सही और गलत में समझ करने लगता है, ठीक है। अब आता है उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या फिर उत्तर संप्रेरणात्मक स्तर। इसमें भी दो चरण होते हैं, एक सामाजिक अनुबंधन होता है, एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक अनुबंधन क्या होता है। तो इस चरण में लोग समझते हैं
इस चरण में लोग ये समझते हैं कि नियम समाज के भले के लिए होते हैं। ठीक है, कोई भी नियम है वो इस चरण में लोग बच्चा समझता है कि कोई भी नियम है वो समाज के भले के लिए होता है। अगर कोई नियम उचित नहीं हो तो उसे बदलने पर भी विचार किया जा सकता है या उसमें बदलाव करना चाहिए। जो नियम समाज की भलाई के लिए नहीं है उसमें क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बच्चा ये समझने लगता है इस चरण में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए रवि एक पार्क में गया जहां बोर्ड पर लिखा था यहाँ पेड़ पौधे तोड़ना मना है। ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे तोड़ना मना है। रवि ने देखा एक बच्चा पौधे तोड़ रहा था, उसने उससे कहा भले ही यह पसंदीदा तुम्हारा या तुम्हारा एक मनोनीत पौधा है, यह तुम्हें बहुत अधिक पसंद है, लेकिन लेकिन हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यह हमारे पर्यावरण बचाने के नियम के विरुद्ध है। क्या कह रहा है कि यह तुम्हारे बहुत ही यह सही है कि पौधा तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन इसको नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि यह पर्यावरण बचाने के नियम के विरुद्ध है। तो समझ रहे ना? तो मैं ये कह सकता हूँ इस चरण में व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों को समझकर निर्णय लेते हैं। और जो भी इसमें निर्णय लिया जाता है वो नियम वो कानून और समाज की भलाई के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोग, मुझे आशा है कि इस चरण को काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब आता है आपका 6 आता है। 6 जो आपका आता है वो क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, क्या आता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, या फिर सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सॉरी यूनिवर्सल प्रिंसिपल आता है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या आता है, लास्ट वन आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहां बच्चा क्या कहता है, यहां बच्चा अपने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं जो कानून से भी ऊपर होता है। ठीक है, उनका तर्क नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे न्याय है, इक्वलिटी है, रिस्पेक्ट है, इन सब चीजों में आता है। उन्हें क्या होता है, सत्य और मतलब वो ट्रुथ के लिए लड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक उदाहरण लेते हैं महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी के समय में जब वो फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या कहते, कुछ लोग रंगभेद का शिकार होते थे। ठीक है, तब महात्मा गांधी ने क्या कहा, सभी इंसान समान हैं, चाहे वो किसी का रंग कुछ हो, किसी की जाति कुछ हो, हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने सत्य के लिए संघर्ष किया। यानी कि ध्यान दीजिए, जो मैंने बताया कि यहाँ पर कानून से भी ऊपर होता है। हमने एक लॉ तो बना दिया, ठीक है, जहाँ पर जाति मजहब सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल में होता है कि कानूनों से भी हटकर चीजें होती हैं, जैसे न्याय है, इक्वलिटी है, सम्मान है। समझ गए? तो गांधी जी ने भी यही कहा कि इंसान एक है, चाहे उसका रंग कुछ हो, उसकी जाति कुछ हो, उसकी मजहब कुछ हो। और उन्होंने क्या किया, सत्य के लिए और सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर संघर्ष भी किया काफी। तो हम यही कह सकते हैं कि इस चरण में लोग अपने नैतिक निर्णय और अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को आधार पर लेते हैं जो सभी के लिए सही और समान हो। आप लोग समझ गए ना यूनिवर्सल क्या है? तो अब हम देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का, इसका एक कंक्लूजन क्या आता है वुल थ्योरी का, कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि लोग कैसे और क्यों नैतिक निर्णय लेते हैं। क्यों नैतिक निर्णय लेते हैं, क्या क्या समानता लानी है, क्या हमें अपने डिसीजंस को बदलना है समाज की भलाई के लिए। उन्होंने यह दर्शाया कि नैतिकता केवल सही और गलत के बारे में ही नहीं, बल्कि इसमें व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता और उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य का योगदान भी होता है। यानी कि कोहलबर्ग जी ने कहा कि नैतिकता सिर्फ सही और गलत में विभेद करने के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्ति के तार्किक क्षमता और उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य का भी योगदान है। कोहलबर्ग जी ने
लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने नैतिक विकास, नैतिक शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम इस कंक्लूजन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और ये स्टेजेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी स्टेज से जरूर ही आते हैं, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से करो। क्या कि इनका सिद्धांत सिर्फ सही और गलत के लिए नहीं, बल्कि इसमें व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता और उसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य का भी योगदान होता है। तो आप लोग इन, मुझे विश्वास है कि आप ये जो तीनों स्तर और 6 चरण को अच्छे से समझ गए होंगे। पहला क्या है, जो पूर्व परंपरागत स्तर है उसमें 2 हैं, दंड और आज्ञाकारिता और व्यक्तिगत लाभ। और दूसरा आपका जो परंपरागत स्तर है उसमें अच्छे संबंध यानी कि अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बन के दिखाना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। और उत्तर परंपरागत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में हमारा क्या है, सामाजिक अनुबंधन है और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। इस चीज़ों को हमें 6 को याद रखना है, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है। अब इन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि जैसे नैतिकता क्या है, नैतिकता क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है। नैतिकता के बारे में, नैतिक दुविधा क्या है और नैतिक तर्कड़ा क्या है। ठीक है। तो तीनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोरलिटी क्या है। नैतिकता उन सिद्धांतों और मूल्यों का एक समूह है जो व्यक्ति या समाज को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित होती है। यह हमारे कल्चर पे भी बेस्ड होता है, यह हमारे सोशल पे बेस्ड होता है और हमारे स्वयं पे लागू होता है। ठीक है। नैतिकता यानी कि मोरलिटी हमें वो सिखलाती है कि यह व्यक्ति या समाज को यह डिसीजन लेने में या फिर एक हम कहते हैं इम्पैक्ट बनाने में ये बहुत मदद करती है कि इस सोशल में या हमारे कल्चर में क्या सही है और क्या गलत है, उसका डिसीजन लेने में नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक लड़का जो बाग में क्या कर रहा था, पत्ते तोड़ रहा था, पौधे को तोड़ रहा था, पौधे की टहनियों को तोड़ रहा था। लेकिन दूसरा लड़का पहुंचा, उसने कहा कि आप बेशक ये पेड़ आपको पसंद है, लेकिन ये पर्यावरण के नियमों के खिलाफ है, आपको नहीं तोड़ना चाहिए। तो क्या ये नैतिकता है जो हमें बतलाती है क्या सही है और क्या गलत है। इसके मुख्य विशेषताएं क्या है, सामाजिक मानदंड है, व्यक्तिगत मूल्य हैं, व्यवहार का मार्गदर्शन है। ठीक है। तो जैसे क्या है, व्यक्तिगत नैतिकता व्यक्ति के अपने मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होती है। मुझे अपनी कितनी इमेज बनानी है, मुझे अपने खुद को कितना डेवलप करना है, अपने आत्मविश्वास को कितना ग्रो करना है, वो क्या होता है, व्यक्तिगत मूल्य होता है। और व्यवहार या मार्गदर्शन, नैतिकता हमारे निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करती है, हमें बताती है कि हमें किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है। और यही बच्चों को भी सिखलाती है कि हमें क्लासरूम में कैसे व्यवहार करना है किसी से। समझ रहे हैं ना, तो ये नैतिकता है, मोरलिटी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डायलेमा। ठीक है। नैतिक दुविधा ये बड़ा ही एक असमंजस की चीज है। यानी कि नैतिक दुविधा ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो या अधिक नैतिक सिद्धांतों के बीच चुनाव करना हो। ठीक है। अब प्रत्येक विकल्प में नैतिक मूल्य होते हैं जिसमें निर्णय लेना कठिन हो जाता है, उसमें क्या होती है, दुविधा उत्पन्न होती है। लोग कहते हैं ना यार हम तो दुविधा में फंस गए, किधर जाएं। इलाहाबाद में एक आदमी रह रहा था एक रूम में, वो अकेला था। अब उसको क्या हुआ, उसको अचानक अब उसके परिवार वाले अप्रोच करने लगे। उसके एक फैमिली का भाई, उसका चचेरा भाई आ गया कि यार हमें अपने साथ रख लो अपने रूममेट में। और उसके फिर क्या किया, उसके मौसी का लड़का भी उसको अप्रोच करने लगा कि यार मैं आपके साथ रह जाऊं। अब वो क्या हो गया, दुविधा में पड़ गया। उसके लिए दोनों जरूरी हैं, वो किसको रखे और स्पेस केवल एक लोगों का है। अब गंभीर स्थिति हो गई ना। या फिर एक मैंने एग्जांपल जो लिया है, एक डॉक्टर के पास एक मरीज को बचाने के लिए केवल एक दवा की खुराक है, लेकिन मरीज दो हैं। तो यानी कि डिसीजन लेने में कठिनाई जो आए, आंतरिक संघर्ष जहां पे हो, वो आपकी क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है।
ठीक है, जहाँ निर्णय लेने में कठिनाई समझ में आए, जहाँ आंतरिक संघर्ष करना पड़े, यार इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं, वो आपकी क्या कहलाती है? नैतिक दुविधा कहलाती है। अब आती है नैतिक तर्कना, यानी कि मोरल रीजनिंग, जहां पर ये और कुछ नहीं है। नैतिक तर्कना वो है कि जहां पर नैतिक दुविधा का समाधान खोजा जाए या खोजने का तर्क करता है, वो आपका क्या कहलाता है? नैतिक तर्कना कहलाती है। अब जैसे नैतिक तर्कना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नैतिक दुविधाओं का समाधान खोजने के लिए तर्क करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होती है। यह क्या होती है? उसके प्रिंसिपल पे, उसके बिलीव पे, उस पे, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे क्या होती है? डिपेंड होती है। मैं बताना कि वो लड़का दुविधा में पड़ गया कि भाई मैं अपने भाई, चचेरे भाई को लूँ या मौसी के लड़के को लूँ रूम में। अब वो इसका आंसर जो खोजेगा, दिमाग लगेगा कि किसको रखना बेस्ट होगा, किससे हमारा स्वयं का लाभ होगा, कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन मेरे लिए सही साबित हो सकता है, किसका मार्गदर्शन मेरे लिए सही होगा। अब ये क्या है? एक नैतिक तर्कड़ा है, यानी कि उस समस्या का समाधान खोज रहा है। ठीक है। अब जैसे एक व्यक्ति चोरी न करने का निर्णय लेता है क्योंकि वह जानता है चोरी गलत है और समाज में अव्यवस्था पैदा करती है। ये क्या होता है? परंपरागत स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल हो गया। और एक व्यक्ति किसी की मदद करता है क्योंकि वह मानता है कि सभी को सहायता प्रदान करना नैतिक रूप से सही है। ये क्या हो गया? यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर हो गया। अब जैसे इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तर्क और विश्लेषण। अब वो जब वो लड़का सोचने लगा कि मैं किसको रखूं, कौन मेरे लिए उपयोगी हो सकता है, सोचने लगा, गंभीर विचार पर आया कि नहीं, मेरा भाई या मेरा मौसी का लड़का अच्छा हो सकता है, या पढ़ने में भी अच्छा है, मुझे कोई असुविधा होगी तो यह मुझे गाइड करेगा। तो नैतिक तर्कना में व्यक्ति तर्क और विश्लेषण का उपयोग करके नैतिक निर्णय लेता है। अंततोगत्वा वह निर्णय लेता है कि नहीं, मेरा भाई ही मेरे लिए, चचेरा भाई ही बेस्ट होगा, क्योंकि हमें, हाँ, एक फैमिली से रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो हमें समझेगा अच्छे तरीके से, हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स को भी सही रहेगा कि नहीं वहाँ सेफ है, दोनों भाई एक साथ हैं। अब आता है नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। इसमें इसमें नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का विभिन्न परिस्थितियों में लागू किया जाता है। ठीक है। तो ये आगे आपका, ये भी 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपका फर्स्ट वन इज जो हमने बताया आपको, नैतिकता, फिर नैतिक दुविधा, फिर नैतिक तर्कड़ा। ठीक है। अब इनके कोहल वर्ग के जो नैतिक, इनको जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, इनके प्रिंसिपल्स की कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई, यानी कि इनके विकास के सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई। अब क्या हुआ? एक मनोवैज्ञानिक थे कैरोगिल ने अपनी पुस्तक इन अ डिफरेंट वॉइस, जो कि 1982 में पब्लिश हुई, उन्होंने अपने बुक में कोहल वर्ग के नैतिक विकास की आलोचना की, और उन्होंने कहा कि कोहल वर्ग का सिद्धांत यह पुरुषों के नैतिक विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है, इन्होंने महिलाओं को सही तरीके से नहीं समझा है। मतलब कि कैरोगिल ने तर्क दिया कि कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में महिलाओं को प्राथमिकताएं नहीं दी हैं। इन्होंने कहा कि कोहल वर्ग ने पुरुषों के नैतिकता के आधार का न्याय है किया है। ठीक है। तो जबकि क्या है, महिलाएं नैतिक निर्णय लेने में अधिक संवेदनशील और रिश्तों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं नैतिक दुविधाओं में करुणा और देखभाल पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने क्या किया है, कैरोल गिलिगन ने इनकी आलोचना की है। कोई आपसे पूछे कि प्रश्न आता है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने की, ये कहाँ पर की, जब पूछा जाए कहाँ पर किया, तो आपका कौन सा आंसर होगा? कि इन अ डिफरेंट वॉइस 1982। और किसने किया? तो कैरोल गिलिगन ने किया। और क्या किया? कि महिलाओं को प्राथमिकताएं नहीं दी या कम दी। इन्होंने नैतिक विकास का जो दृष्टिकोण लिया वो पुरुषों के माध्यम से ले लिया।
पुरुष आधारित ले लिया, महिलाओं को सही तरीके से नहीं समझा, तो इन्होंने ये आलोचना करी है। ठीक है, तो आई होप आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को समझ आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आप यहाँ, या फिर नीरज जी आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रयास करूँगा अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दे सकूँगा। ठीक है, तो किसी भी त्रुटि के लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबके लिए। अब आइए हम इस पर देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि सीटेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एट द कन्वेंशनल लेवल ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग, at the conventional level of Lawrence Kohlberg theory, children focus is primarily on, यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत स्तर पर बच्चों का ध्यान मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? आत्महित पर, सामाजिक व्यवस्था और कानून पर, नैतिक सिद्धांत पर, व्यक्तिगत इच्छा पर? बताइए, बताइए आप लोग। अभी हमने पढ़ा कि बच्चे दंड, ठीक है, बच्चे दंड से डरते हैं, तो पहला दंड जो है वो किस में है? प्री कन्वेंशनल में। इसमें कन्वेंशनल पूछ रहे हैं, तो कानून व्यवस्था और समाज किस पर होता है? कन्वेंशनल में। तो सो बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तुम्हारा इस पर कौन सा सही होगा? बी आंसर सही है। ठीक, अब आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सा स्तर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास यानी कि सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन को दर्शाता है? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या कि पर्सनल मोरलिटी लेवल? बताइए। सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन आप लोग ध्यान दोगा तो क्या है? पहला है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा आपका? पूर्व परंपरागत स्तर होगा, या फिर अगर मैं गलत होऊंगा तो प्लीज आप लोग हमें एक बार गाइड करना इसमें। हाँ, सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन आपका, बट ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होना चाहिए, ये आपका नहीं होना चाहिए। सोशल कंस्ट्रक्ट लेवल उत्तर परंपरागत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होना चाहिए। इसका कौन सा होगा? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होगा, उत्तर परंपरागत स्तर, ये वाला सही है। सामाजिक अनुबंधन यानी कि सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, ए इज अ गलत है, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब आता है थर्ड वन, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में एक बच्चे की दी गई विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण के अंतर्गत आएगी? क्या कहते हैं? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, यानी कि अब ध्यान दो ये क्या रहा है कि यदि लड़का ईमानदार है, लड़का अच्छा कार्य करता है, तो क्या होगा? उसके माँ बाप उस पर गर्व करेंगे, लोग उसकी तारीफ करेंगे, तो क्या होगा? उसके माँ बाप उस पर गर्व करेंगे और कहेंगे आप तो तारीफ के योग्य हो। लड़का क्या होगा? खुश हो जाएगा। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो बिना कहे आप लोग लगा दीजिए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, गुड गर्ल एंड गुड बॉय। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब आता है फोर्थ वन, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का अंतिम स्तर क्या होता है? बताइए। इन्होंने तीन स्तर दिए, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सो सी इज अ राइट आंसर, फोर्थ का उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब पांचवा देखते हैं, कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? बीएफ स्किनर नहीं, बीएफ स्किनर क्या होगा? गलत। जीन पियाजे, बिल्कुल, कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग इंस्पायर फ्रॉम द जीन पियाजे, उनके कार्यशैली से, उनके ज्ञान से वो इंस्पायर थे। ठीक है, बाकी और गलत आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर पे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नैतिक विकास केवल वयस्कों में होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, केवल आ गया तो आंसर क्या हो गया? गलत।
बच्चों के नैतिक विकास पर केवल, आंसर क्या हो गया, गलत। नैतिक विकास धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता है, ठीक है। नैतिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, होता है, ये भी क्या हो गया आंसर गलत। तो सी इज अ राइट आंसर। मोरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस ग्रेजुअली ऑन द स्टेज टू अनदर, यानी कि नैतिक विकास धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता है, ठीक। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का उत्तर परंपरागत स्तर किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? व्यक्तिगत इनाम और सजा नहीं, सामाजिक नियम और कानून, ठीक है, व्यक्तिगत नैतिकता और न्याय। तो सी इज आपका क्या है, राइट आंसर। समूह की इच्छा नहीं। ए इसका क्या होता है, प्री कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनल हो गया। ये क्या हो गया, व्यक्तिगत नैतिकता और न्याय, ठीक है। सी इज राइट आंसर। यानी कि इन अ कोहलबर्ग थ्योरी व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग डज द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट? पर्सनल रिवार्ड एंड पनिशमेंट, नो, इज अ प्री कन्वेंशनल। सोशल रूल्स एंड लॉ इज अ कन्वेंशनल लेवल। So third one is a personal morality and justice. So C is the right answer of this question, ठीक। अब एट्थ वन क्या कहता है आपका, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर नैतिक विकास की सबसे उन्नत अवस्था मानी जाती है? यानी कि अकॉर्डिंग टू द कोहल वर्ग विच लेवल इज कंसीडर्ड द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट? इज ए प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और जस्टिस लेवल, कौन सा होगा आप लोग बताइए। ये क्या होगा, सबसे उन्नत अवस्था, कौन सा नैतिक विकास का सबसे उन्नत अवस्था मानी गई है? तो सी उत्तर परंपरागत अवस्था क्या होती है, सबसे उन्नत अवस्था मानी जाती है। आपका कौन सा आंसर सही होगा साथियों? सी इज द राइट आंसर, ठीक। अब एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्या है। सुदीप्ता अपने क्षेत्र में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बच्चों को बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास करती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा करना सही है। भले ही इन बच्चों की मदद करते समय वह अक्सर खुद को जीवन धमकाने वाली स्थितियों में पाती है। सुदीप्ता कोहलवर के नैतिक विकास के किस चरण को प्रदर्शित कर रही है? व्यक्तिवाद, उद्देश्य और विनिमय, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? बताइए कौन सा होगा साथियों। इसमें क्या है, उसको कार्य करना चाह रही है लेकिन उसको क्या कहना है, लोग डरा भी रहे, धमका रहे हैं, लेकिन वो क्या करिए कि वो बताती है कि क्या सही और क्या गलत है, और वो उस चीज में लगी हुई है उस परिस्थिति में। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यही कहता है, यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल्स यही कहता है कि हमें अपने कार्य में लगे रहें, यानी कि ऐसा करना सही है भले ही इन बच्चों की मदद करते समय वह अक्सर खुद को जीवन धमकाने वाली स्थितियों में पाती है। तो इसका कौन सा सही हो गया, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर में एक व्यक्ति अपने निर्णय दूसरों के दृष्टिकोण और सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित करता है? बताइए। यानी कि अपने निर्णय दूसरों के दृष्टिकोण और सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित करता है, यानी कि समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब वो बच्चा विभेद करने लगे तो क्या आता है आपका, परंपरागत स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेबर। सो बी इज अ राइट आंसर, ओके, मार्क बी एज अ राइट आंसर, ठीक है। ये आपके ऑल ये है, ये यहाँ पर ये इसका उत्तर परंपरागत होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग उत्तर कर लीजिएगा या फिर पोस्ट परंपरागत स्तर, ठीक है। तो साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, और आप लोग हमें अधिक से अधिक लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही और एक एक टॉपिक को और अच्छे तरीके से आप सब तक पहुंचा सकें। और उम्मीद यही है कि आप लोग हमें अधिक से अधिक सुनेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।